2 दिन बाद देव रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचता है। इंस्टीट्यूट पहुंचकर देव को पता चलता है कि आज तो देविका की शादी होने वाली है, वो भी उसके दोस्त सुरेश के साथ। इस खबर को सुनकर देव चौंक उठता है। वो फटाफट रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकलता और अपने स्कूटर से निकल पड़ता है अपने घर की ओर, जहां अर्जुन और विक्रम बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। देव अभी काफी परेशान है, इसलिए विक्रम देव से पूछता है, क्या हुआ भैया, आप आज अचानक रिसर्च इंस्टीट्यूट से घर कैसे आ गए और आप आज इतना परेशान क्यों? विक्रम ने पूछा। वो आज देविका की शादी होने जा रही है, वो भी सुरेश के साथ, देव ने कहा। देव के ऐसा कहते ही अर्जुन और विक्रम पूरी तरह सहम गए। अगले ही पल अर्जुन ने देव से कहा, हमें ये शादी किसी भी हाल में रोकनी होगी, वरना अगर ये शादी हो गई तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अर्जुन की इस बात पर देव और विक्रम ने हामी भरी और अगले ही पल देव, विक्रम और अर्जुन स्कूटर में बैठकर निकल पड़े देविका की घर की ओर। देव और अर्जुन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर देव की शादी देविका के साथ नहीं हुई तो अर्जुन एक बार फिर गायब होकर रह जाएगा। इसलिए देव और अर्जुन को आज किसी भी हाल में इस शादी को होने से रोकना होगा। उधर देविका के घर सुरेश बारात लेकर पहुंच चुका है। जहां एक ओर सुरेश इस शादी से बेहद खुश है, तो वहीं दूसरी ओर देविका अपने दिल पर पत्थर रखकर इस शादी को कर रही है। कुछ देर बाद सुरेश और देविका मंडप पर बैठते हैं और शादी की तमाम रस्मों को पंडित जी की आज्ञा से निभाना शुरू करते हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज इन दोनों को आगे कुछ करने से रोक देती है। रुक जाओ, ये गलत है, ये शादी नहीं हो सकती। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि देव की है, जिसके साथ अर्जुन और विक्रम भी आए हुए हैं। देव को अपने सामने देख जहां देविका के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है, तो वहीं सुरेश के पसीने छूटने लगे। देव को देखकर देविका तेजी से मंडप से उठकर उसके पास चली जाती है, तो वहीं सुरेश का मुंह अभी देखने लायक है। वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह हैरान हैं और सबसे ज्यादा हैरान है देविका के माता पिता। देव तेजी से सुरेश की ओर बढ़ता है और उससे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। अरे देव, तू वापस आ गया। सुरेश ने इतना कहा ही था, तभी एक जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ता है, जो उसे देव ने अभी अभी रसीद किया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहने पर। अरे तू तो दोस्त के नाम पर कलंक है, जो अपने दोस्त से उसका प्यार छीनने चला है। गुस्सा है देव ने सुरेश से कहा। इतने में देविका के पिता देव से बोले, तुम होते कौन हो हमारे दामाद से इस तरह बात करने वाले? देविका के पिता की इस बात पर देव का सिर नीचे झुक जाता है। तभी अर्जुन बीच में आकर देविका के माता पिता से कहता है, अगर आप दोनों का एतराज न हो तो मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। अर्जुन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हमें नहीं करनी अकेले में कोई बात, यहां हमारी बेटी की शादी टूट रही है, तुम्हें अकेले में बात करने की पड़ी है। देविका की मां गुस्से में बोली, आप मेरी बातों को समझिए प्लीज, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप लास्ट बार बस मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा वो हम सभी को मंजूर होगा। अर्जुन ने फिर एक बार दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अर्जुन को अपने सामने रोता देख शायद इस बार देविका के माता पिता का दिल पिघल गया। इस बार वो अर्जुन की बात सुनने को तैयार हो गए। मैं आप दोनों से भी मेरे साथ आने को कहूंगा, अर्जुन ने देव और देविका से कहा। और इस तरह अगले ही पल देव, देविका और अर्जुन समेत देविका के माता पिता घर के अंदर एक अकेले कमरे में चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर अर्जुन देविका के माता पिता यानी अपने फ्यूचर नाना नानी को टाइम ट्रेवल के जरिए अपनी पास्ट में आने वाली बात बता देता है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि देव और देविका उसके फ्यूचर के माता पिता है। अर्जुन आखिर में कहता है, तो इस तरह की बात है, इसीलिए प्लीज इस शादी को होने से रोक दीजिए। अर्जुन की पूरी बात सुन देविका के माता पिता पूरी तरह से हैरान है। उन्हें अभी भी अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई इंसान भविष्य से भूतकाल में कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, चौंकते हुए देविका के पिता ने कहा। लेकिन ये हुआ है पापा। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर कोई भी चीज प्रकाश से तेज गति से ट्रेवल करती है तो वो चीज पास्ट या फ्यूचर में जा सकती है। और अर्जुन,
फ्यूचर से आया हुआ है, सबूत आपके सामने है। देविका ने अपने माता पिता को समझाते हुए कहा, देखिए आप दोनों मेरे नाना नानी हो, इसलिए मैं आज आपको एक और सच्चाई बताऊंगा जिससे मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो जाए। अर्जुन ने कहा। कैसी सच्चाई? देविका की मां ने पूछा। यही कि मैं सुपर अर्जुन हूं। अर्जुन ने कहा। लो, अब एक और झूठ। पहले तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां और अब ये कि तुम सुपर अर्जुन हो। तो इसका जवाब मतलब हुआ कि तुम हवा में उड़ना जानते होगे, और तब तो तुमने कई सारे डेविल्स को भी मारा होगा, है ना? अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए देविका के पिता ने कहा। देविका के पिता ने इतना कहा ही था तभी अर्जुन ने खुद को सुपर अर्जुन के रूप में बदल दिया। अर्जुन को सुपर अर्जुन बनता देख देविका के माता पिता 2 कदम पीछे चले गए। उनको एक तेज झटका लगा। ये तो सच कह रहा था देविका की मां। देविका के पिता ने हैरानी से कहा। हाँ, आपने सही कहा, मतलब हमारा नाती सुपर अर्जुन है। देविका के मां ने कहा। दोनों को अब अर्जुन की बातों पर धीरे धीरे यकीन होने लगा, और अगले ही पल उन्होंने देखा कि देव भी अब सुपर देव बन गया है, जिसे देखकर वे दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो गए। धीमे धीमे कदमों के साथ अर्जुन अपने फ्यूचर नाना नानी के करीब आया और उनसे बोला, नाना नानी, अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हुआ ना? क्या अभी भी मुझे आप दोनों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना होगा? अर्जुन की इस बात पर देविका के माता पिता की आंखों से आंसू आ गए। हमें माफ कर दे अर्जुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अर्जुन से माफी मांगते हुए वे दोनों बोले। वे दोनों अपने आंखों में आंसू लिए देविका के पास गए और उससे भी माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दे बेटी, तू देव से दूर हो जाए इसलिए मैंने उस दिन सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपने हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया था। मैंने पहले ही डॉक्टर से बात करके उन्हें तेरे सामने झूठ बोलने को कहा था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह सिर्फ तेरी खुशी थी बेटा। लेकिन अब हमें समझ आ गया है, हमने जो कुछ भी किया वो गलत है। जो पहले से लिखा जा चुका है वो हम बदल नहीं सकते, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। रोते हुए देविका के पिता ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने तुझे देव के साथ सुरक्षित नहीं समझा देविका, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि तुझे देव जैसा लड़का कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए अब तेरी शादी सुरेश से ना होकर देव के साथ ही होगी। देविका की मां ने कहा। अपने माता पिता की बात सुनकर देविका समेत देव और अर्जुन के चेहरे भी खिल उठे। इस तरह अर्जुन के फ्यूचर में जाने का रास्ता भी साफ हो गया। पर पापा, आपको ऐसा कहा किसने कि मैं देव के साथ सेफ नहीं हूं? तभी देविका ने पूछा। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया, उसी नालायक सुरेश ने। उसी के कारण हम डर गए और हमने ये फैसला ले लिया। इसके बाद देव, देविका और उसके फ्यूचर नाना नानी घर से बाहर निकलकर मंडप पर पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ अब वो हो चुका है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। कुछ लोगों ने विक्रम की कनपट्टी पर पिस्तौल तानी हुई है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि सुरेश के कुछ गुंडे हैं, जिनका इंतजाम उसने पहले से किया हुआ था। भैया, मुझे बचाओ भैया, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। तू टेंशन मत ले विक्रम, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, देव ने विक्रम से कहा। तभी सुरेश ने देव और विक्रम को बीच में रोकते हुए कहा, अरे अभी कहां देव बाबू, जब तक मैं देविका को अपना नहीं बना देता तब तक विक्रम की कनपट्टी से बंदूक नहीं हटेगी। देखो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो सुरेश। मैं कहता हूं मेरे भाई को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, देव ने सुरेश को धमकाते हुए कहा। अब या तो मेरी शादी देविका के साथ होगी या फिर मैं विक्रम समेत तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। सुरेश ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक सुरेश ने नहीं की थी। अचानक सुरेश के गुंडों के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई, जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल ये किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन की सुपर पावर का नतीजा था, जिसने अपनी सुपर पावर से इस काम को अंजाम दिया था और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। अब खुद को सेफ महसूस कर विक्रम तेजी से भागकर देव के पास आ गया। मौका देखते ही सुरेश अपने गुंडों से देव को खत्म करने को कहता है। खत्म कर दो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, सुरेश ने अपने गुंडों से कहा। सुरेश की कमांड फॉलो कर गुंडे तेजी से देव की ओर बढ़ने लगे, लेकिन देव ने पल भर में ही उन गुंडों को सबक सिखा दिया। और अब बारी है सुरेश की, जो वहां से तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन वक्त पर अर्जुन उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, ये क्या सुरेश भैया,
हमने तो आपको पूरी सेवा का मौका दिया, लेकिन आपने तो हमें सेवा का मौका ही नहीं दिया, इसलिए सेवा का मौका इस बार हमें भी दीजिए। ऐसा कहते ही अर्जुन सुरेश को एक जोरदार पंच जड़ देता है। अर्जुन के इस पंच के वार से सुरेश की दुनिया हिल जाती है और वो देव के कदमों में गिर पड़ता है। फिर आगे बचा कुचा काम देव कर देता है। अर्जुन थोड़ी देर बाद पुलिस को फोन करता है। आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है और सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। बाबा मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने बहुत गलत किया। सुरेश ने देव से माफी मांगते हुए कहा, नहीं, मैं तुझे हरगिज माफ नहीं कर सकता। अब तेरे किए की सजा अब तुझे पुलिस देगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। देव के ऐसा कहते ही पुलिस सुरेश को अपने साथ ले गई। मंडप सजा हुआ है जिसमें अब देविका की शादी होने जा रही है, लेकिन इस बार उसकी शादी सुरेश के साथ नहीं बल्कि देव के साथ होने जा रही है। देविका के माता पिता की रजामंदी से कुछ ही घंटों में देव और देविका की शादी होने लगती है। वाह, मैं पहला बेटा हूं जो अपने माता पिता की शादी अपनी आंखों से देख रहा हूं और मेरे ही कारण ये शादी भी हो पा रही है। अर्जुन मन ही मन हंसते हुए कहता है। अगले पल देव और देविका अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और थोड़ी देर बाद अर्जुन उनके पैर छूता है। रात के 11 बजे सभी लोग सोए हुए हैं। तभी अर्जुन अपने कमरे में बैठकर देव को पुकारता है। यह अर्जुन मुझे इतनी रात को क्यों याद कर रहा है? मुझे उसके पास जाकर देखना होगा। अपने मन में ऐसा सोचते ही देव उठ जाता है। देव को इतनी रात उठता देख देविका की आंख भी खुल जाती है। वो एक नजर देव की ओर देखता है और उससे कहती है, इतनी रात गए कहां जा रहे हो देव तुम? पता नहीं क्यों अर्जुन इतनी रात गए मुझे आवाज लगा रहा है। मुझे उसके पास जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। देव ने जवाब दिया। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देविका ने कहा। ऐसा कहते ही देव और देविका अर्जुन के रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां बैठकर अर्जुन अपने माता पिता का इंतजार कर रहा है। क्या बात है अर्जुन, इतनी रात के तूने हमें याद किया? देव ने अर्जुन से पूछा। माँ पापा, अब वक्त आ गया मेरा आपसे विदा लेकर फ्यूचर में जाने का, इसलिए मैंने इतनी रात आपको याद किया। अपनी आंखों में आंसू लिए अर्जुन बोला। अर्जुन की ये बात सुनकर देव और देविका के चेहरे भी उतर गए और उनके आंखों से भी आंसू आ गए। क्या तू जा रहा है बेटा? नहीं नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, देविका ने रोते हुए कहा और उसके गले लग गई। देविका ने आगे कहा, तू यहीं क्यों नहीं रह जाता? अपनी मां की यह हालत देख अर्जुन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूं मां, और देखो ना, पास्ट में आकर मैंने आप दोनों को देखा, आप दोनों के साथ इतना समय गुजारा। मां, अब वक्त आ गया है मेरा यहां से जाने का, इसलिए अब मुझे रुकना मत, क्योंकि फिर मैं अगर यहां रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा, और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी अनहोनी घट जाए जिस कारण हमें कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि मैंने फ्यूचर से टाइम ट्रेवल कर टाइम के साथ खेला है। अगर मैं ज्यादा समय यहीं पास्ट में रुका रहा तो फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मुझे जाना होगा मां, रोते हुए अर्जुन ने कहा। हाँ देविका, अगर अर्जुन यहीं रुक गया तो पूरा कालचक्र बिगड़ जाएगा। अभी 2011 में जो हो रहा है सब बदल जाएगा। देव की बात सुन देविका ने अर्जुन से कहा, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जा और खुश रह मेरे बेटे। अगले ही पल अर्जुन ने अपने पिता देव की ओर देखा और बोला, अब मुझे इजाजत दीजिए पापा यहां से जाने की। ऐसा कहते ही अर्जुन अपने पिता के गले लग गया। अर्जुन के कमरे में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई है जो सफेद रंग के कपड़े से ढकी हुई है। अर्जुन का काम पूरा हो चुका है, इसी कारण वो अब जा सकता है। अर्जुन उस बड़े से सफेद रंग के कपड़े को उस मशीन के ऊपर से हटाता है और उस मशीन की तरफ धीमे धीमे कदमों से बढ़ने लगता है। दरअसल ये मशीन श्रीनिवासन की टाइम ट्रेवल मशीन है, जिसे देव ने डॉक्टर जूल की लेबोरेटरी से उठाकर लाया था, और अब इस मशीन में देव ने अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर दिए थे। बेटा, मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है, और हाँ, एक बात याद रखना, तू 2011 में ठीक उसी समय में पहुंच जाएगा जब तू वहां से आया था। तो 2011 में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तू इतने समय से गायब कहां था, देव ने कहा। और उसकी बात सुन देविका ने हैरानी से पूछा, पर देव, ये कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन अब 2011 में चला जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नया होगा उसके लिए?
देव ने जो बताया था उससे देविका काफी कंफ्यूज थी और इसी कारण देव ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, यही तो टाइम थ्योरी है देविका, और इसी कारण अर्जुन तुम टेंशन मत लेना, अब जाओ, देव ने कहा। उसकी बात सुन अर्जुन ने अपना बैग उठाया, फिर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पर अर्जुन को फ्यूचर में अभी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था जिससे वो अनजान था। अब अर्जुन उस टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर बैठ गया। उसने उस टाइम ट्रेवल मशीन के लगी एक कंप्यूटर नुमा स्क्रीन पर फ्यूचर 2011 नंबर टाइप किया और फिर वो कारनुमा टाइम मशीन स्टार्ट हो गई। देव और देविका अभी भी उसे नम आंखों के साथ देख रहे हैं। उन दोनों ने अपने दोनों हाथों को अर्जुन की ओर हिलाया। जवाब में टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर बैठा अर्जुन भी अपने दोनों हाथों को हिलाकर अपने माता पिता से विदा लेता है और इस तरह अर्जुन फ्यूचर 2011 की तरफ वापस आने लगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन के घर पर बनी जिस अंडरग्राउंड सीक्रेट लेबोरेटरी से अर्जुन श्रीनिवासन के साथ टाइम ट्रेवल मशीन के जरिए पास्ट 1983 में गया था, अब उसी सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर धुएं का गुब्बारा उठने लगा। फिर अचानक टाइम ट्रेवल मशीन उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर धड़ाम से आकर गिरी और अगले ही पल अर्जुन गिरता पड़ता उस मशीन से बाहर निकला है। फ्यूचर में पहुंचकर अर्जुन एक ओर तो बहुत खुश है, तो वहीं दूसरी ओर उसे अपने माता पिता की भी याद आ रही है। तभी अचानक अर्जुन की नजर उस सीक्रेट लेबोरेटरी पर पड़ी जहां पर मशीनों पर अब धूल जम गई है और उस सीक्रेट लेबोरेटरी की दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं यहां से पास्ट में गया था तब तो इस लेबोरेटरी की हालत ऐसी नहीं थी, फिर अचानक इसकी हालत ऐसी कैसी होगी? अपने मन में कुछ ऐसे सवाल लिया अर्जुन उस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी से निकलकर ऊपर श्रीनिवासन के घर पर आता है, जहां वो देखता है कि घर पर रखे सामान पर भी धूल जमी हुई है। अरे इस घर की हालत भी उसी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की तरह है। अपने मन में ऐसा सोचते ही अर्जुन श्रीनिवासन के घर से भी बाहर आ जाता है। अर्जुन अब वही पुराना अर्जुन है जो 1 साल पहले प्रोफेसर श्रीनिवासन के साथ टाइम ट्रेवल करके 1983 में पहुंचा था। श्रीनिवासन के घर से बाहर आकर अर्जुन चारों ओर देखता है। उसे वहां सब कुछ वैसा नजर आ रहा है जैसा वो वहां देखकर गया था। अर्जुन को तभी रोड के किनारे पर एक नया शॉपिंग मॉल दिखाई दिया जो शायद पहले यहां पर नहीं था। अरे ये शॉपिंग मॉल मुझे अच्छे से याद है, जब मैं यहां से पास्ट में गया था तब तो यहाँ पे ये शॉपिंग मॉल नहीं था। फिर अचानक ये अपने मन में सोचते हुए अर्जुन ने कहा। अगले ही पल अर्जुन खुद को समझाते हुए कहता है, अब देखो ना मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं, पूरे 1 साल पास्ट में गुजार कर अपने प्रेजेंट की चीजों को ही भूल गया। लेकिन तभी अचानक अर्जुन को देव की बात याद आती है और वो कहता है, नहीं पर पापा ने तो कहा था कि मैं उसी वक्त में वापस आ जाऊंगा, जब मैं यहां से गया था तो फिर ये सब क्या है? अब अर्जुन सोच में पड़ गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अर्जुन को कुछ और ध्यान आया। उसने अपनी घड़ी में देखा, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और आज डेट है 21 जून 2012। अपनी घड़ी में 2012 देख अर्जुन चौंक उठता है। वो अपनी घड़ी को उतार कर अपने हाथ में पटकने लगता है। ये मेरी घड़ी में 21 जून 2012 कैसे आ गया? लगता है मेरी घड़ी खराब हो गई, लगता है अब हमें इस वॉचमेकर को दिखानी पड़ी। ऐसा कहते ही अर्जुन रोड क्रॉस करता है जहां उस पार वॉचमेकर की एक दुकान है। अर्जुन घड़ी को लेकर वॉचमेकर के पास जाता है। भैया जरा इस घड़ी को देखना, शायद खराब हो गई है। देखा तो टाइम और डेट दोनों गलत बता रही है, अर्जुन ने वॉचमेकर से कहा। अर्जुन के ऐसा कहने पर वॉचमेकर ने घड़ी की ओर देखा और बोला, क्या बात कर रहे हो? घड़ी तो अच्छे से काम कर रही है। घड़ी अच्छे से काम कर रही है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ध्यान से देखो भाई, घड़ी में 2012 लिखा आ रहा है। मेरी घड़ी अपने आप 1 साल आगे चल रही है
अर्जुन ने एक बार फिर वॉचमेकर से कहा। भाई पागल वागल हो गए हो क्या? वॉचमेकर ने चौंकते हुए कहा। नहीं तो, और आप मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? क्या आपको मैं पागल नजर आ रहा हूं? अर्जुन ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। इस तरह की बेतुकी बात जो कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। जाओ उसके पास और अपना दिमाग का इलाज कराओ। वॉचमेकर ने भी गुस्से में जवाब दिया। वॉचमेकर की इन बेतुकी बातों पर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। फिर एक बार अर्जुन गुस्से से वॉचमेकर से बोला, देखो भैया, मैं तुम्हारे पास अपनी घड़ी ठीक कराने आया हूं, लेकिन तुमने मुझे पागल बोला। क्या ऐसे ही आप अपने ग्राहकों से बात करते हो? हाँ, तो ऐसे ही बात करूंगा ना। जब घड़ी में टाइम और डेट ठीक है, उसके बावजूद भी तुम मेरा दिमाग खाओगे, तब हम यही जवाब दूंगा ना तुम्हें। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मूड खराब करने। फिर एक बार गुस्से में वॉचमेकर ने कहा, अरे ठीक है, तो आप ही अब मुझे सही सही बता दीजिए कि आज डेट क्या है। जरा मुझ पागल को भी पता चले कि आज कितनी तारीख है। अर्जुन ने कहा। अर्जुन की इस बात पर गुस्सा है वॉचमेकर ने दीवार पर लटका कैलेंडर निकाला और अर्जुन के सामने रख दिया। कैलेंडर देखकर अर्जुन चौंक उठा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो 2012 का कैलेंडर है। इसका मतलब कहीं मैं 1983 से टाइम ट्रेवल करके 2012 में तो नहीं पहुंच गया? एक धीमी आवाज में चौंकते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर दुकान के अंदर बैठे वॉचमेकर को हंसी आ गई। वो अर्जुन की इस बात का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ भाई, तुम 2012 में ही जी रहे हो और मुझे तो लगता है तुम सच में पागल हो। जाओ जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। सॉरी भैया। ऐसा कहते ही अर्जुन दुकान से वापस आ गया। ये टाइम भी कितनी अजीब चीज है। अब देखो ना, टाइम ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं 1 साल बाद अपने घर पहुंचूंगा। अब तो चाची की डांट सुननी पड़ी और शायद मार भी खानी पड़े। बेटा अर्जुन, अब तो तू गया, मगर ये सब हुआ कैसे? पापा की बात गलत कैसे हो गई? मैं 1 साल बाद कैसे लौट रहा हूं? ओह माय गॉड, अर्जुन खुद से बातें करते हुए बोला। रोड के किनारे चलते चलते अचानक अर्जुन को एक सिटी बस आती दिखाई दी। अब घर तो जाना ही होगा, फिर चाहे चाचा मुझे कच्चा क्यों न चबा जाए, अर्जुन ने खुद से कहा और अगले ही पल वो बस में चढ़ गया। बस में चढ़कर भी अर्जुन को अब अपनी चाची का डर सताने लगा, क्योंकि आज पूरे 1 साल बाद अर्जुन अपने घर को वापस जा रहा था। अर्जुन अभी इन्हीं ख्यालों में खोया था, तभी बस का कंडक्टर उसके पास आया और बोला, टिकट टिकट। कंडक्टर के ऐसा कहते ही अर्जुन ने जेब से अपना पर्स निकाला, जिसमें अभी सिर्फ 20 ही रुपए हैं। भाई 30 रुपए हुए हैं, 20 नहीं। कंडक्टर ने तीखा जवाब अर्जुन को दिया। अरे पर तो पहले मैं 20 में जाया करता था, लेकिन यह बस का किराया इतना महंगा कैसे हो गया? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। अरे भाई, किस दुनिया में जी रहा है? 20 की टिकट पिछले साल था, अब 30 की है। 20 में तो मैं तुम्हें सिर्फ देवाशीष चौक तक ही छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे पते पर नहीं। कंडक्टर ने जवाब दिया। ठीक है, वहीं से आगे मैं पैदल चला जाऊंगा। अर्जुन ने इसके बाद मन ही मन कहा, बताओ सुपर अर्जुन बस में टिकट के दाम घटा रहा है, कोई इज्जत ही नहीं रह गया। आधे घंटे बाद सिटी बस देवाशीष चौक आकर रुकी, जिसमें से अर्जुन उतर गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। उसने अपने आसपास देखते हुए कहा, अगर यही ख्याल पहले आ जाता तो मेरे 20 रुपए बच जाते ना। खैर, अब छोड़ो। ऐसा कहते ही अर्जुन यहां वहां देखने लगा। अभी वो ऐसी सुनसान जगह ढूंढ रहा है जहां पर वो सुपर अर्जुन बन सके। लेकिन तभी इतने में उसे कुछ याद आया और उसने कहा, नहीं, अभी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, क्योंकि अगर मैं सुपर अर्जुन बनकर घर गया तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए अर्जुन बेटा, अब तुझे पैदल ही घर जाना होगा। दिन के 11 बजे रोड के किनारे खड़ी काम्या बार बार अपनी घड़ी की ओर देखे जा रही। इतने में काम्या के पॉकेट में रखे फोन पर किसी का कॉल आता है। अपने पॉकेट से फोन रिंग होने की आवाज सुन काम्या तुरंत फोन चेक करती है। फोन की दूसरी साइड से एक लड़का काम्या से एक गहरी आवाज में पूछता है, कहाँ रह गई मिस काम्या? अभी तक परेशान काम्या अचानक फोन में बात कर रहे लड़के की आवाज सुन थोड़ा शांत दिमाग से जवाब देती है, यार आज मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, मैं रोड पर गाड़ी रुकने का वेट कर रही हूँ।
काम्या का ये जवाब सुन फोन के दूसरे साइड से जवाब आता है, वेट, आई एम कमिंग। इतना कहते ही वो लड़का कॉल कट कर देता है। करीब 5 मिनट बाद काम्या के सामने एक हैंडसम सा लड़का स्पोर्ट्स बाइक लिए आता है। वो लड़का दिखने में हैंडसम और किसी अमीर परिवार का लग रहा है। उस लड़के को अपने सामने देख काम्या ब्लश करने लगती है। इसके बाद काम्या उस लड़के की स्पोर्ट्स बाइक की बैक सीट पर बैठ जाती है। काम्या के बाइक पर बैठते ही वो हैंडसम लड़का बाइक तेज स्पीड से चलाना शुरू कर देता है। काम्या को कॉलेज अपनी बाइक में ले जाने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि काम्या का कॉलेज फ्रेंड आरव है। आरव और काम्या क्लासमेट्स होने के साथ ही कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं। आरव कॉलेज की पार्किंग एरिया में बाइक पार्क कर ही रहा होता है। इतने में उसकी बाइक के सामने एक और स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकती है। यह बाइक कॉलेज के फेमस लड़के विक्की की बाइक है। मिस्टर, तुम यहाँ बाइक पार्क मत करो, विक्की ने एक तीखी आवाज में आरव से कहा। क्यों, मैं यहाँ पार्क क्यों नहीं कर सकता? आरव ने अपनी डीप आवाज में कहा। क्योंकि इस जगह पर बाइक हमेशा मैं ही पार्क करता हूँ और आज मैं ही पार्क करूंगा, विक्की ने आरव से कहा। विक्की की ये तीखी बातें सुन आरव तुरंत आसपास देखने लगता है। यहाँ तो कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा और न ही तुम्हारे बाप का, आरव ने विक्की से अपने ही स्टाइल में कहा। इतने में आरव के पास खड़ी काम्या आरव से एक धीमी आवाज में कहती, रहने दो ना आरव, तुम अपनी बाइक कहीं और जाकर पार्क कर लो, यूं आपस में झगड़ कर कोई फायदा नहीं। अरे पर मैं ही क्यों, विक्की क्यों नहीं? आरव ने काम्या से पूछा। इतने में काम्या ने विक्की से भी कहा, विक्की तुम भी अपनी बाइक कहीं और जाकर पार्क कर लो ना, देखो यहाँ पार्किंग में और भी काफी जगह है, क्या तुम अपनी बाइक पार्क कर सकते हो? ये तुम हर बार आरव की साइड क्यों लेती हो काम्या? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं और तुम हो कि हर बार, विक्की ने काम्या से कहा। ठीक है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ, मैं अपनी बाइक कहीं और पार्क कर दूंगा, आरव ने कहा और अगली ही पल वो अपनी बाइक कहीं और पार्क कर देता है और काम्या उसके पीछे पीछे चली जाती है। काम्या को यूं आरव के पीछे जाना विक्की को पसंद नहीं आता। इस आरव को तो जल्दी सबक सिखाना पड़ेगा। अपने मन में ऐसा कहते ही विक्की वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ घर के बाहर पहुंचते ही अर्जुन को यहाँ सब कुछ बदला बदला नजर आता है। अपने घर की ओर देखते हुए अर्जुन बोला, कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल के टाइम डिफरेंस में इतना कुछ कैसे भूल सकता हूँ? इसका मतलब इस 1 साल में चाचा जी ने घर की मरम्मत करके उसे पूरा बदल दिया। वाह! अपने सहन में चाची का डर लिए अर्जुन दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। घर को इस नए रूप में देखकर अर्जुन खुश भी है, तो ही उसे कुछ अजीब लग रहा है। वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, मेरी गैर मौजूदगी में चाचा चाची ने घर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कहीं चाचा जी की लॉटरी तो नहीं लग गई जो उन्होंने घर को महल ही बना दिया। अर्जुन ये सब अभी सोच ही रहा है, तभी इतने में उसकी चाची की नजर उस पर पड़ती है जो अभी घर के काम में बिजी है। अर्जुन को अपने सामने देखकर वो बिल्कुल भी नहीं चौंकती। बेटा अर्जुन, चाची ने धीमी आवाज में कहा। चाची के मुंह से अपने लिए बेटा वर्ड सुनकर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। मुझे तो लगा था पूरे 1 साल बाद घर लौटने पर चाची मुझ पर गालियों की बौछार कर देगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं 1 साल मुझसे दूर रहने के बाद चाची को अपनी गलतियों का एहसास हो गया? अपने मन में सोचते हुए अर्जुन कहता है। अगले ही पल चाची अर्जुन के पास आती है, जिसे अपने सामने देखकर अर्जुन अपना सिर नीचे झुका लेता है, तो वहीं चाची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे 1 साल बाद, हाँ भाई, तुझे मेरी याद, कहाँ चला गया था तू? अरे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, पुलिस में तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, कई अखबारों में तेरा नाम दिया, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। बोलना, कहाँ चला गया था तू? चाची ने रोते हुए कहा। चाची को अपने लिए आंसू बहाता देख अर्जुन हैरान है, क्योंकि अर्जुन जब 2011 से पास 1983 में गया था, तब उसकी चाची का बर्ताव उसके लिए काफी अलग था। वो मैं इतना कहते ही अर्जुन जोर जोर से खांसने लगा। अर्जुन को यूं जोर जोर से खांसता देख उसके चाचा विक्रम वहां जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊं अपने चाचा चाची को कि साल भर कहां गया था? अपने मन में भगवान को याद करते हुए अर्जुन ने कहा, और तभी उसे ख्याल आया। उसने खुद से पूछा, 1 सेकंड,
पास्ट में तो मेरे मम्मी पापा सही सलामत हैं, तो फिर उनकी मौत कैसे और कब हुई थी? और तो और पापा का दुश्मन डॉक्टर जूल को भी मैंने खत्म कर दिया था, तो फिर असल में उनकी जान कैसे गई थी? कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो और 1 साल बाद में क्यों आया? टाइम मशीन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिल पाएगा अर्जुन को उसके सवालों का जवाब?